बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो है चैप्टर नंबर 5 मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स एंड एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, जो आगे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ोगे उसके बेसिक्स आपको इधर बताए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, यहाँ से हम शुरू करते हैं बेसिक फिज़िक्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। इसमें आपके पास पहले पोटेशियम को अलग से दिया हुआ है और उसका आपके पास बताया हुआ है कि अगर सिर्फ आप पोटेशियम को देखो तो आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सा डेवलप होगा। और फिर आपके पास सोडियम दिया हुआ है अलग से और उसको कहा है कि सोडियम आप अलग से देखो तो उससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में ज़्यादा है। ठीक है, तो जो आयन है वो हमेशा इंट्रासेल्युलर जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है उससे लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। अगर आप सिर्फ पोटेशियम को देखो तो वो इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में डिफ्यूज़ होगा। ठीक है, जब वो डिफ्यूज़ होगा तो वो पॉजिटिव चार्जेस जो है बाहर की तरफ ले जाएगा। जब वो पॉजिटिव चार्जेस बाहर ले जाएगा तो बाहर से कंपेयर्ड अंदर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप होगी वो होगी -94 मिलीवॉल्ट्स की, जब आप सिर्फ पोटेशियम को देख रहे हो। उसके बाद सोडियम जो है, सोडियम हमेशा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, तो वो जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, तो वो अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट कर देगा और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी +61 मिलीवोल्ट्स की। ठीक है, ये पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब डेवलप हुई है जब आपके पास क्या कहते हैं मेम्ब्रेन सिर्फ पोटेशियम आयन से परमिएबल है, और ये सोडियम का तब आपके पास +61 मिलीवोल्ट्स डेवलप हुआ है जब आपके पास मेम्ब्रेन जो है सिर्फ सोडियम से परमिएबल है। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग दो आयन्स का आपको बताया हुआ है। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि अगर मेम्ब्रेन सिर्फ पोटेशियम से परमिएबल है तो -94 मिलीवोल्ट्स डेवलप होगा, और अगर सोडियम से परमिएबल है तो सिर्फ +61 मिलीवोल्ट्स होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या डिस्कस हुआ है, उसके बाद आगे आपके पास यहाँ पे जो है नर्स पोटेंशियल जो है वही आपके पास डिस्कस हुआ है। ठीक है, नर्स पोटेंशियल में आपको पहले बता चुकी हूँ, वो पोटेंशियल है जिसपे आपका एक आयन जो है उसकी डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। और वो डिफ्यूजन क्यों स्टॉप होती है, क्योंकि आपका केमिकल ग्रेडियंट अगर राइट साइड पे लेके जा रहा है, ठीक है, बाहर लेके जा रहा है, और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अगर अंदर लेके जा रहा है, या फिर वाइस वर्सा, दोनों ग्रेडियंट्स आपके ऑपोजिटली काम कर रहे हैं, और वो वाला पोटेंशियल जिसपे ये दोनों बैलेंस हो गए हैं और उस बैलेंसिंग की वजह से आपका आयन जो है वो एक ही साइड पे रुक गया है। ठीक है, तो ये नर्स पोटेंशियल है। आपके पास पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लेन था और यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है, आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। और उसके बाद आपके पास नर्स इक्वेशन दी हुई है, ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। और इस इक्वेशन से रिलेटेड जो है एक आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इधर, वो ये है, द साइन ऑफ द पोटेंशियल इज पॉजिटिव if the ion diffusing from the inside to the outside is a negative ion and it is negative the ion is positive। ठीक है, अगर आपके पास पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर डिफ्यूज़ कर रहा है तो आप नेगेटिव साइन लगाओगे नर्स इक्वेशन में, और अगर आपके पास जो है आयन जो है वो क्या कहते हैं नेगेटिव है जो अंदर से बाहर जा रहा है तो आप पॉजिटिव साइन लगाओगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन याद करने वाली है। इस पैराग्राफ में आपके पास सिर्फ नर्स पोटेंशियल की आपके पास डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और उसकी इक्वेशन आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास दी हुई है गोल्डमैन इक्वेशन। गोल्डमैन इक्वेशन का बस यही है, नर्स पोटेंशियल में नर्स पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए जब आप नर्स इक्वेशन यूज़ करते हो, ठीक है, तो नर्स इक्वेशन में आप हमेशा एक आयन जो है उसको यूज़ करते हो। ठीक है, एक आयन से आप पोटेंशियल फाइंड करते हो, मगर जो गोल्डमैन इक्वेशन है उसमें आप दो या दो से ज़्यादा आयन्स जो हैं उनको भी एक साथ जब कंबाइन करके उनका जो आप एक्शन पोटेंशियल उनकी वजह से जो फाइंड करते हो उसको आप कहते हो गोल्डमैन इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल नर्स इक्वेशन में आप सिर्फ सोडियम यूज़ करोगे, मगर गोल्डमैन में आप सोडियम भी कर सकते हो, पोटेशियम भी कर सकते हो, क्लोराइड भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, आप जितने भी करो। ठीक है, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयंस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये आपको इनकी क्या कहते हैं जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो पिछले चैप्टर में भी आपको बताई हुई है मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर में, वो आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, किसकी, सोडियम की, पोटेशियम की और क्लोराइड आयंस की। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट्स इसमें लिखे हुए हैं, ये आपने एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाती है मेजरिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेजरिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल है। इसको आपने एक दफ़ा यहाँ से यहाँ तक रीड कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास इधर ना कोई एमसीक्यू बनेगा और ना ही कोई एससीक्यू बनेगा, ये आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। उसके बाद हम कर लेते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक,
अच्छा, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन्स। इधर आपके पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ लार्ज नर्व फाइबर्स, ठीक है, व्हेन दे आर नॉट ट्रांसमिटिंग नर्व सिग्नल्स इज अबाउट 90 मिलीवॉल्ट्स, ठीक है। कि आपके पास जब आपके पास जो नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, वो आपके पास कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रही, वो रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उनका वो है 90 मिलीवोल्ट्स का, ठीक है। -90 मिलीवोल्ट्स आप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि सेल के अंदर जो है, न्यूरॉन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। अंदर ज़्यादा नेगेटिव आयंस हैं और बाहर ज़्यादा पॉजिटिव आयंस हैं, इसलिए आपके पास -90 मिलीवोल्ट्स की आपके पास क्या कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, आगे आपके पास क्या है, आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन। इधर आपके पास सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है वही आपके पास डिस्कस हुआ है। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप का एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 3 आयंस जो है, ठीक है, सोडियम के, उनको आउटसाइड पंप करता है और 3 आयंस सोडियम के बदले में 2 पोटेशियम के आयंस जो है उनको इनसाइड पंप करता है, ठीक है। तो 2 आयंस पॉजिटिव आपके पास अंदर आते हैं और 3 आपके पास बाहर जाते हैं। और जब ये 3 आयंस और 2 आयंस इनका डिफरेंस आप निकालो तो +1 का डिफरेंस बनता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो आपके पास बाहर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड, और ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप करवाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हो। इसलिए क्यों कहते हो, क्योंकि ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करवा देता है और अंदर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करवा देता है, ठीक है। इसलिए आप इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हो, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट आपके पास इधर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की वजह से आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो भी डेवलप हो जाता है, जो काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है। मतलब आपके पास सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ हो जाती है 142 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर और अंदर की तरफ हो जाती है 14 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। पोटेशियम की बाहर की तरफ हो जाती है 4 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर और अंदर की तरफ हो जाती है 140 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ख़ास तौर पे सोडियम की जो आउटसाइड की वैल्यू है वो याद होनी चाहिए और पोटेशियम की जो इनसाइड की वैल्यू है वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो रेशियो आपके पास दिए हुए हैं ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि सोडियम का इनसाइड टू आउटसाइड क्या रेशियो है और पोटेशियम जो है उसका इनसाइड टू आउटसाइड क्या रेशियो है। एज सच इस पैराग्राफ में आपके पास फंक्शनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो कौन से आयंस, सोडियम जो है वो 3 बाहर पंप करता है और पोटेशियम 2 इनसाइड पंप करता है। उसके बाद जो उसकी फंक्शनिंग है उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्रिएट कर देता है आउटसाइड एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, ठीक है। उसके बाद आपके पास पता होना चाहिए ये ग्रेडियंट्स जो है वो पता होना चाहिए और आपके पास जो रेशियो है वो आपको पता होना चाहिए। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप पे और उसके सिग्निफिकेंस के ऊपर, ठीक है, आपके OSPI में भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये जो आगे है लीकेज ऑफ पोटेशियम थ्रू द नर्व सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें आपको बताया हुआ है कि जब भी आपका न्यूरॉन जो है वो चाहे रेस्ट पे हो, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो रेस्ट है उस पर हो, ठीक है, आपके पास पोटेशियम लीक चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये पोटेशियम लीक चैनल्स पोटेशियम को भी लीक करवा सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ और सोडियम को भी लीक करवा सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ, मगर ज़्यादा परमिएबिलिटी ये पोटेशियम के लिए शो करते हैं, पोटेशियम के को ज़्यादा लीक करवाते हैं बाहर की तरफ, इसलिए आप इसको पोटेशियम लीक चैनल्स कहते हो, ठीक है। और इनका आगे सिग्निफिकेंस आपके पास आगे डिस्कस की हुई है, ठीक है, इस पैराग्राफ में यही डिस्कस हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए जी। अब ये जो पेज है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये आपके पास इधर MCQ ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। 2-4 इधर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी और आपने वही चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने ये पढ़ लेना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके पास पहले पैराग्राफ में दी हुई हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल, ये आपके पास जो पहले पेज में जैसे दिया हुआ था कि अगर आपका मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ पोटेशियम से परमिएबल है, ठीक है, और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, ठीक है, तो आपके पास पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर डिफ्यूज़ करेगा और जब वो अंदर से बाहर डिफ्यूज़ करेगा और जो पोटेशियम की बेसिस पे आपके पास सिर्फ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनेगा वो -94 मिलीवोल्ट्स है, ठीक है। तो ओनली पोटेशियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, ओनली पोटेशियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो आपके पास है -94 मिलीवोल्ट्स। ये आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम पे जो डिपेंड होगा उसकी वजह से जो आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा है वो -94 मिलीवोल्ट्स है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम डिफ्यूजन थ्रू द नर्व पोटेंशियल।
इसमें आपके पास याद करने वाली चीज़ है कि अगर आप सिर्फ सोडियम लो, ठीक है, आपको बता चुकी पहले पेज में, अगर सोडियम से आपके पास मेम्ब्रेन सिर्फ परमिएबल है, सिर्फ सोडियम से, ठीक है, तो सोडियम बाहर ज़्यादा अंदर कम है, ठीक है, तो वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और जब वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, वो पॉजिटिविटी होगी +61 मिली वोल्ट्स की, ठीक है। तो ओनली सोडियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो है +61 मिली वोल्ट्स, ओनली पोटेशियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो है -94 मिली वोल्ट्स, ठीक है। माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि अंदर जो है सेल के वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि पोटेशियम अंदर से बाहर गया है। इधर पॉजिटिव इसलिए लग रहा है क्योंकि सेल के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि सोडियम अंदर से बाहर से अंदर आया है, ठीक है। ये दो याद करने वाली चीज़ें। उसके बाद उन्होंने बताया है यहाँ पे सारा लिखने के बाद इधर जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने की वो ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब आप दोनों सोडियम और पोटेशियम अब दोनों को एक साथ आप ले रहे हो, ठीक है, दोनों को आप एक साथ लेके तब आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को एक साथ लेके जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके पास आता है वो आपके पास -86 मिली वोल्ट्स का। ये आपने बस याद कर लेना है, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल -86 मिली वोल्ट्स, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये -86 मिली वोल्ट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मगर इसके अलावा आपके पास सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होता है, ठीक है, जो हमेशा काम कर रहा होता है, 3 सोडियम को बाहर निकाल रहा होता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा होता है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, ठीक है, ये और पोटेंशियल क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करता है, और वो होता है आपके पास -4 मिली वोल्ट्स का। तो आप -86 मिली वोल्ट्स प्लस -4 मिली वोल्ट्स आपके पास बन जाता है 86, 87, 88, 89, 90 -90 मिली वोल्ट्स। ये आपके पास नेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है सारे फैक्टर्स के बाद, ठीक है। इसकी समरी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। समरी कुछ ये है, ठीक है, ये जो आपके पास सारा पेज है इसमें से आपके पास सिर्फ MCQs बनते हैं सच, ठीक है, SCQ इधर से नहीं आएगा आपके पास। बहुत रेयर है अगर आपके पास पूरा आपसे इसके ऊपर SCQ पूछ लें, ठीक है, मगर वो नहीं आएगा। अच्छा, जो समरी आपके पास MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पोटेशियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको याद होना चाहिए, सिर्फ पोटेशियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -94 मिली वोल्ट्स, ये पहला पॉइंट है। फिर सिर्फ सोडियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो है +61 मिली वोल्ट्स, ठीक है। सोडियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो है +61 मिली वोल्ट्स, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है। तीसरा आपके पास क्या है, पोटेशियम एंड सोडियम डिपेंडेंट, जब आप दोनों को आप गोल्डमैन इक्वेशन में डालते हो और गोल्डमैन इक्वेशन से आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल फाइंड करते हो, तो वो आपके पास आ जाता है सोडियम और पोटेशियम का दोनों को आप जब लेके मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकालते हो तो वो आपके पास आ जाता है -86 मिली वोल्ट्स, ठीक हो गया। ये आपके पास तीसरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप कितना आपके पास पोटेंशियल जनरेट करवाता है, कंट्रीब्यूट करवाता है, वो है आपके पास -4 मिली वोल्ट्स, ये आपके पास है चौथा पॉइंट, ठीक हो गया। तो आपके पास ओवरऑल नेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया, वो आपके पास होता है -90 मिली वोल्ट्स, ठीक है। -86 प्लस -4 मिली वोल्ट्स, वो आपके पास -90 मिली वोल्ट्स है, और ये आपके पास नेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये आपके पास याद करने वाली ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपको इस पेज में MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। जो इस पेज की समरी है, ठीक है, जो आपके पास अंडरस्टैंड करने के लिए है, वो है इन समरी द डिफ्यूजन पोटेंशियल अलोन कॉज बाय सोडियम एंड पोटेशियम वुड गिव अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -86 मिली वोल्ट। सिर्फ आप सोडियम पोटेशियम को ले रहे हो तो -86 मिली वोल्ट्स आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम ATPase an additional -4 millivolts is then contributed to the membrane potential by continuously acting electrogenic sodium potassium ATPase pump। और फिर -86 में सोडियम पोटेशियम ATPase पंप कितना कंट्रीब्यूट करता है, -4 मिली वोल्ट्स। उस कंट्रीब्यूशन के बाद जब नेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके पास आ रहा है वो आपके पास -90 मिली वोल्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इस पेज में याद करने वाली MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पर आपके पास
आ सकता है SCQ, ये SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल में यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप भी इधर लिखी हुई है, जो आपके पास डायरेक्ट नहीं लिखी हुई, मगर आपको मैं समझा दूंगी इसमें सोडियम पोटेशियम ATPase पंप का रोल क्या होता है, ठीक है। पहले तो आपके पास जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन है, ठीक है। नर्व सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल क्या है? विच आर द रैपिड चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट स्प्रेड रैपिडली अलोंग द नर्व फाइबर मेम्ब्रेन, ठीक है, होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि हम यही डायग्राम ले लेते हैं फिगर 5-6 की, ठीक है। पहले आपके पास जो डिस्कशन हुई है वो है आपके पास रेस्टिंग स्टेज की, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज आपके न्यूरॉन की वो स्टेज है जहाँ पे वो एक्शन पोटेंशियल उससे पास नहीं हो रहा, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आपका न्यूरॉन रेस्ट पे है, ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल चेंजेस उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नहीं आ रही। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है न्यूरॉन का, उसकी एक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, -90 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। और उसके बाद उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल एट विच द न्यूरॉन इज एट रेस्ट एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रही। ये -90 मिलीवोल्ट्स है, ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। और इस स्टेज को आप रीपोलराइज स्टेज भी कहते हो। अब ये होता है कि जैसे ही आपके पास सिग्नल आता है बाहर से, ठीक है, सिग्नल आपके पास नर्व में आएगा तो आपके पास सडनली जो है सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो आपके पास सोडियम जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और वो अंदर जल्दी से डिफ्यूज़ कर लेता है, ठीक है। और जल्दी जल्दी जब सोडियम अंदर आएगा, ठीक है, तो अंदर आपके पास पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 से शूट करेगा पॉजिटिविटी की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा, 0 को क्रॉस करेगा, +35 मिलीवोल्ट्स तक आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कहते हो डीपोलराइजेशन, ठीक है। जब वो -90 से +35 पे जा रहा है सोडियम आयंस के अंदर आने की वजह से, उसको आप कह रहे हो डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद ये होता है कि सोडियम चैनल्स आपके पास बंद हो जाते हैं और आपके पास फिर पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जब वो पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है और वो जल्दी से बाहर डिफ्यूज़ करता है। जब आपके पास पोटेशियम बाहर डिफ्यूज़ करेगा, पॉजिटिव आयंस बाहर जाएंगे, तो आपके पास जो है आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिविटी से दोबारा नेगेटिविटी पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो नेगेटिविटी पे आएगा, +35 से -90 पे वापस आएगा, तो उसको आप रीपोलराइजेशन कहोगे, ठीक है। जब पास पॉजिटिविटी पे जा रहा है वो डीपोलराइजेशन है, जब वापस नेगेटिविटी पे आ रहा है वो रीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रही है? सोडियम आयंस की वजह से हो रही है। और रीपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रही है? पोटेशियम आयंस की वजह से हो रही है, ठीक हो गया। अब आपका सोडियम पोटेशियम ATPase पंप का इधर क्या ताल्लुक होता है, ठीक है। आपके पास सोडियम पोटेशियम ATPase पंप का ये ताल्लुक था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आपके पास सोडियम पोटेशियम ATPase पंप काम कर रहा था। आपको बताया कि सोडियम पोटेशियम ATPase जो है वो हमेशा 3 सोडियम को बाहर पंप करता है और 2 पोटेशियम को अंदर पंप करता है, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। आपके पास सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पोटेशियम अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब जब आपके पास सिग्नल आता है और आपके पास सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम बाहर ज़्यादा है, तो सोडियम जो है वो जल्दी जल्दी अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा है, ऊपर से नीचे आएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, बाहर से अंदर आएंगे, और अंदर आएंगे तो अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे वो सोडियम आयंस, और जब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये डीपोलराइजेशन का फेज आ जाता है, ठीक है। अब वो सोडियम आयंस जब सोडियम चैनल्स जब बंद हो जाएंगे और पोटेशियम खोलेंगे, ठीक है, तो पोटेशियम आपके पास अंदर हमेशा 2 पंप करता था, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, तो अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी। जब पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम जल्दी जल्दी बाहर चले जाएंगे सेल से, ठीक है। और जब पोटेशियम बाहर जाएंगे सेल से तो आपके पास जो है पॉजिटिव आयंस दोबारा बाहर चले जाएंगे और अंदर पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे, तो आपके पास जो पॉजिटिविटी है वो वापस नीचे चली जाएगी, ठीक है, रीपोलराइजेशन हो जाएगी। और रीपोलराइजेशन क्यों हुई है? पोटेशियम आयंस बाहर गए हैं, इसलिए आपके पास रीपोलराइजेशन हुई है। ये आपके पास इधर लिखा हुआ है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई हैं वो ये है, डीपोलराइजेशन स्टेज पे एट दिस टाइम द मेम्ब्रेन सडनली बिकम्स परमिएबल टू सोडियम आयंस अलाउइंग ट्रेमेंडस नंबर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस टू डिफ्यूज टू द इंटीरियर ऑफ द एक्सॉन, ठीक है। बाहर से अंदर जल्दी जल्दी सोडियम आयंस आए हैं, और बाहर से अंदर क्यों आए हैं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका डेवलप हुआ था सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के थ्रू, ठीक है।
उसके बाद रिपोलराइजेशन स्टेट है द सोडियम चैनल्स बिगिन टू क्लोज एंड द पोटेशियम चैनल्स ओपन टू अ ग्रेटर डिग्री देन नॉर्मल, देन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन टू द एक्सटीरियर रीएस्टैब्लिशेस द नॉर्मल नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज रिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया, वापस पोटेशियम जो है वो जल्दी जल्दी बाहर गए थे उसकी वजह से, और वो ग्रेडियंट किस वजह से पोटेशियम का डेवलप हुआ था, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वजह से। ठीक है, उम्मीद है आपको सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की सिग्निफिकेंस समझ आ गई होगी और वो क्या रोल प्ले करता है आपके पास एक्शन पोटेंशियल की प्रोपोगेशन में। ठीक है, क्या रोल है कि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करता है सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, और उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो है आपके पास डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के फेज होते हैं एक्शन पोटेंशियल के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके पास ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। आपके पास एससीक्यूज में आप बहुत ज़्यादा एससीक्यूज बन सकते हैं जहाँ पे आपके पास ये डायग्राम काम है। ठीक है, तो ये आपके पास याद होनी चाहिए।